अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 MGT 501 का। हमने लास्ट लेक्चर 8 से स्टार्ट किया था कि हम लेक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़े अपलोडिंग के इश्यूज आते थे, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिए। लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। खैर परेशान ना होइएगा, मैं स्लाइड से एक चीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। करेंगे हम हैंड आउट से ही, क्योंकि हम सारे लेक्चर हैंड आउट से किए, तो हमने ये वाला भी हैंड आउट से ही करना है। जब आप हैंडआउट्स ओपन करेंगे तो स्टार्ट में जो पहले तीन पैराग्राफ हैं या पहली तीन हेडिंग्स हैं, उसके अंदर कहा गया है कि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन वहां पे लिखा कुछ नहीं हुआ, बस जस्ट हेडिंग है और नीचे थोड़ा सा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको मैं जस्ट आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए यहाँ लेके आया था कि आपको, और दूसरी ये, एक तो ये आइडिया हो जाएगा आपको यहाँ से कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे फंक्शन कर रही है। सेकेंडली ये भी याद रहे कि पीपीटीज भी थोड़ा रीड कर लिया करें, एग्जाम में जाने से पहले तो जरूर कर लीजिएगा। चलें जी, अभी देखते हैं स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें मैं आपको एक नेट से थोड़ा मैं डाटा लिया है, आपको वो दिखाता हूँ। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 to 49 इम्प्लाइज, मीन्स के ये कोई फिगर ऐसे नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इससे वेरी नहीं कर सकते, कि अगर आप गूगल करेंगे आपको इजीली इस तरह का डाटा मिल जाएगा। लेकिन एक आइडिया देने के लिए मैं बताऊं कि जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन लेवल पे कर सकते हैं कि किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी प्रोडक्शन है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो उसकी बेस पे हम कह सकते हैं जी बहुत बड़ी है, स्मॉल है, मीडियम है। और दूसरा उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये वाली जो स्मॉल मीडियम, हम अगर इसकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे देखें, तो स्मॉल की जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो रैंक किया जाता है जिस हिसाब से इसको, वो 10 to 49 एम्प्लॉइज। तो पहले 9 एम्प्लॉइज वाली ऑर्गेनाइजेशन किधर गई? वो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इधर मैं जानबूझ के नहीं की क्योंकि वो हैंडआउट्स में भी नहीं, तो मैंने भी ऐड नहीं की। वैसे वो माइक्रो में आते हैं, 1 से 9 एम्प्लॉइज को माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये स्टडी है, जितनी ज्यादा कर लें उतना ज्यादा आपको खुलते रहेंगे, आपको एम जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको खुलती रहेगी, ये सब्जेक्ट वो ज्यादा से ज्यादा आपके सामने आता रहेगा। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में 50 to 49 एम्प्लॉइज, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में 250 एंड अबव वाली जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो इतना तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया कि ये स्मॉल मीडियम और ये कैसे कह रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसी वाली स्लाइड को, फिर हम बस स्लोली मूव करेंगे उसकी तरह, हैंडआउट्स की तरफ। ठीक है, अब जो ये स्मॉल वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एचआर यूनिट नहीं होता। आप खुद सोचेंगे जिसमें टोटल जो एम्प्लॉइज जो इतने कम है, 49 एम्प्लॉइज तक मैक्सिमम जाएंगे, तो वहां पे क्या एचआर यूनिट बनाना है? एक 49 एम्प्लॉइज मैक्सिमम जाए और आप 5-10 का सिर्फ एम्प्लॉइज का आप सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट बना लें, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। तो इस वजह से नहीं बनाया जाता। तो उसके फंक्शन जो है, नॉर्मली इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी एक मैनेजर के जिम्मे या जो मालिक होता है वो खुद ही देख रहा होता है इस तरह का मामला। बनाने में कोई हर्ज नहीं है, ये सबके जेहन में आता है, मेरे जेहन में भी आया करता था पहले कि बना लेते हैं, क्या है इसमें, मतलब बनाते क्यों नहीं है? तो वो बस सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से कॉस्ट बचाई जाती है। जो भी जाहिर आप हायर करेंगे एचआर में, जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनको आपको सैलरीज तो देनी पड़ेगी, उनके बेनिफिट्स भी होंगे, वो सारा कुछ उसको बचाने के लिए तो फिर इस तरह कवर इसी तरह किया जाता है कि किसी एक जो है मैनेजर जो दूसरे काम देख रहा है उसी के जुम्मे इस तरह के मामला भी लगा दिए जाते हैं जो एचआर से रिलेटेड होते हैं। अच्छा जी, इसमें जैसे लिखा जी अदर मैनेजर हैंडल एचआर फंक्शंस, वो मैंने आपको बता दिया कि मालिक होता है या वो मैनेजर है, उसी के जिम्मे लगा दिया जाता है। फोकस ऑन हायरिंग एंड रिटेनिंग कैपेबल एम्प्लॉइज, इसमें एचआर की ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये आपको नजर आएगी कि जी हायरिंग करते हैं। हायरिंग भी वैसे करते हैं, वो कोई एडवर्टाइज नहीं करते प्रॉपर, कि जैसे आप एडवर्टाइजमेंट आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद टीएस, पीटीएस, पता नहीं कौन कौन सी टेस्टिंग सर्विस उनके जरिए टेस्ट करवाए जाते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं पड़ती। वो नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑनर है वही रेफरल बेसिस पे हायर कर लेता है, रिटेल सेंस में के, और जो भी सूट कर रहा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको तो वो जो है ना कोशिश करते हैं रिटेन करें हर सूरत, उसको उसका ख्याल रखते हैं, उसके बेनिफिट्स का ख्याल रखते हैं, उसके पर्सनल इश्यूज का भी ख्याल रखते हैं। तो नॉर्मली इनके पास एम्प्लॉइज अच्छे होते हैं क्योंकि इन्होंने रिटेन करने होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकी ये ब्लॉक डायग्राम है, जस्ट ये बनी हुई है, इसमें कोई किसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे आपको बना के दिखाई हुई है।
आइडिया देने के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। और अभी मीडियम साइज फर्म में आपको बता दूं क्या है लिटिल स्पेशलाइजेशन। तो ये जो लिटिल स्पेशलाइजेशन ये कह रहा है कि जो मीडियम साइज है, अब देखें ना, 49 से 249 तक इम्प्लाइज, मतलब काफी ज्यादा इम्प्लाइज हो जाते हैं। तो उसमें ना एक तो एचआर मैनेजर या एचआर प्रोफेशनल जो एचआर की एक्टिविटीज को जानता है, प्रॉपर डिग्री होल्डर है, प्रॉपर एक्सपीरियंस एचआर का है, उसको हायर किया जाता है। डिपार्टमेंट एक लिमिटेड जो फंक्शंस के साथ डिपार्टमेंट भी एचआर बना दिया जाता है। और रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जो कंपनी की होती है, वो जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्योंकि इम्पैक्ट कर रहे होते हैं मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस तरह की पॉलिसीज बना दी जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी वक्त गवर्नमेंट की तरफ से किसी लॉ को वायलेट करती ना पाई जाए, जिसकी वजह से कोर्ट में न चली जाए। तो इस तरह की ये पॉलिसीज रूल्स प्रोसीजर बना लेती है। तो इस वजह से इधर एक एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे 2-3 इम्प्लाइज का हो, तो मीडियम साइज में होता है। और दूसरा कि ग्रोथ मीडियम साइज में होती है जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पोटेंशियल होता है ग्रोथ का इन ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन एम्प्लाइज नंबर एम्प्लाइज से पता चल रहा है कि ये ग्रोथ कर सकती है, या इनका बिजनेस इतना छोटा नहीं होता कि ये आगे ग्रोथ ना करे। तो इस वजह से भी ये एचआर डिपार्टमेंट, फिर एचआर डिपार्टमेंट आपको इस सेंस में आपको पता है कि सारे जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स के, ऑपरेशन के, फाइनेंस के, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट अपनी जगह, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉइज की सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, अगर एम्प्लॉय अपने हायर करना है और रिटेन करना है, उस वो भी इसी बेस पे होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सारे मामला जो परफॉर्म कैसे करना है, किसको रिटेन करना है, किसको हायर करना है, सारे मामला एचआर देखता है। तो जिस तरह एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स होती जाती है, तो ये मुश्किल हो जाता है कि एक अकेले जो मालिक था उसके लिए ये सारा मेंटेन करना, ये कंटेन कर लेना ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस वजह से मीडियम साइज में आपको एक डिपार्टमेंट नजर आएगा। फिर ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन लार्ज साइज फर्म में कैसे होता है कि एचआर डिपार्टमेंट प्रॉपरली एग्जिस्ट कर रहा होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको, यहाँ इस स्लाइड के बाद आपको मैं हैंडआउट्स पे ले जाऊंगा और दिखा दूंगा ये जो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वहाँ पे इतनी डिटेल नहीं थी। ये सेपरेट सेक्शन आर ऑफन क्रिएटेड, वो क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट जो इस साइड है सेपरेट सेक्शंस होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से सेक्शंस होते हैं। प्लेस अंडर एन एचआर मैनेजर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी उसमें चीफ एचआर भी हो सकता है, चीफ एचआर, उसके नीचे मैनेजर एचआर, उसके नीचे डिप्टी मैनेजर एचआर, असिस्टेंट मैनेजर एचआर, एक पूरा जो है वो चेन हो सकती है इनकी। डिपेंड करता है कि एचआर डिपार्टमेंट कितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। फिर अगर देखें ईच एचआर फंक्शन में है सुपरवाइजर एंड स्टाफ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उधर से जाके, आपके हैंड आउट से सिलेक्ट करता हूँ एक्सप्लेन। एचआर मैनेजर वर्क्स क्लोजली विद टॉप मैनेजमेंट। जो एचआर मैनेजर चीफ एचआर की मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉप मैनेजमेंट जैसे जैसे लाइन मैनेजर जो होते हैं, सीईओज कंपनी के या सीएफओ, ये सारे उनके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो सारी उनकी पॉलिसी प्रोसीजर वो जैसे चाह रहे थे उनको वैसी बना के देता है, उनसे अप्रूव करवाता है और नीचे इंप्लीमेंट करवा देता है एचआर मैनेजर या चीफ एचआर, इनके ये काम होते हैं। फिर अभी अभी चलते हैं हम हैंडआउट्स के ऊपर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हैंडआउट्स के ऊपर डिटेल बिल्कुल नहीं थी इसकी। अच्छा ये आ जाए, ये देखिए जी, यहाँ पे स्मॉल में सिर्फ एक लाइन लिखी है, इससे कुछ आइडिया नहीं हो रहा, आप पढ़ लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा मैंने जो बताया है इसके अंदर। फिर मीडियम साइज में बता दिया कि जैसे प्राइस बढ़ते हैं कम्प्लेक्स होती जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा फिर ये भी याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, एचआर के फंक्शंस आपको वहां पे नजर जरूर आएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में फर्क आएगा कि एचआर डिपार्टमेंट खुद कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है, या कोई मालिक करवा रहा है, कोई मैनेजर करवा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन के ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज कितनी है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अच्छा ये देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डिटेल थी जो कि मैंने आपको अच्छी खासी डिटेल तीनों में बता दी। पहले 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इजीली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां तक हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये जनरल सा पैराग्राफ है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है बताने वाली। अभी आते हैं फंक्शन ऑफ एचआर के ऊपर। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एचआरएम के हमारी बुक के अंदर सिर्फ 5 फंक्शन दिए गए, आप गूगल कर लेंगे, बुक पुरानी हो सकती है,
वैसे भी क्योंकि रिसर्च चलती रहती है, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च जिसे कहा जाता है, वो चलती रहती है और नए नए फंक्शंस या नए नए या पुराने फंक्शंस के अंदर ही ज्यादा जो है ना फंक्शन या उसके सब मॉड्यूल्स डिफाइन किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो है आपके सामने आपके बुक के ऊपर हम यहाँ पे क्योंकि बात करें तो हम इसी पे रहेंगे, तो यहाँ पे 5 फंक्शन पे बात करेंगे: स्टाफिंग पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, कंपनसेशन पे, सेफ्टी एंड हेल्थ पे, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन पे। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग क्या? अच्छा, स्टाफिंग ये है, ये आप याद रखिए, हायरिंग, जो हायरिंग है का पूरा प्रोसेस मीन्स आपने उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसको हायरिंग कहा जाता है। ठीक है, उसको स्टाफिंग कहा जाता है। अब स्टाफिंग क्या है? अच्छा, तो स्टाफिंग पहले ये मैंने येलो की है, जो येलो वाले पार्ट है, ये ब्राउन वाले पार्ट में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, तो बाकी शायद आपको वैसे ही समझ आ जाए। यहाँ भी ये कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल चाहिए। अच्छा, इन इंडिविजुअल को हायर करने के लिए या हासिल करने के लिए मार्केट से कैसे हासिल करते हैं? सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहे हैं हम कि 4 चीजें करेंगे, 4 काम करेंगे। जॉब एनालिसिस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को आप स्टाफिंग समझ लें। ठीक है जी, ये स्टाफिंग है। जब भी मतलब कोई स्टाफिंग का जिक्र करें तो आप स्टाफ ना समझ लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ नहीं, वो हायरिंग जो प्रोसेस है वो उसको स्टाफिंग कहा जाता है। अच्छा, जॉब एनालिसिस सबसे पहले। अब जॉब एनालिसिस क्या है? कोई जॉब है, कोई काम है, मैं आपको कोई कहता हूँ कि काम कर लो। अब उस जब काम को आपने करना है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए तो आप उसको पहले देखोगे कि इसके लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, ड्यूटीज चाहिए एंड नॉलेज चाहिए। ये चीजें चाहिए ना आपको। अब ये जो चीजें हैं, ये जॉब एनालिसिस है कि किसी जॉब में क्या आपको स्किल, ड्यूटीज और नॉलेज चाहिए उस परफॉर्म करने के लिए। ये जॉब एनालिसिस है। अच्छा जी, अभी चल बात करते हैं एचआरपी पे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है कि आपने जैसे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये लिख रहा है, ठीक है। आपने ना आपको एक रिक्वायर्ड नंबर एम्प्लॉइज चाहिए, सपोज 10 या 20 एम्प्लॉइज चाहिए आपको। आपने प्लान किया कि अभी वो कैसे आपने हायर करने हैं, उनकी क्या स्किल्स होंगी, उनका क्या प्रोसेस रखना है। ठीक है, मतलब प्लानिंग होगी ना, हायरिंग का एक प्रोसेस होगा ना, उस सारे प्रोसेस को आप एक जो शक्ल, अमली जामा जिसको कहते हैं, या लेआउट बना रहे होंगे, उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अभी डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली reviewing human resource requirements to ensure that required number of employees with the required skills are available when needed। जब चाहिए उस वक्त आपको अवेलेबल हो। ठीक हो गया। रिक्रूटमेंट क्या चीज है? रिक्रूटमेंट नॉर्मली हम ये समझते हैं कि बंदे को हायर कर लेना, ये नहीं होती रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का काम डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मतलब जस्ट अट्रैक्ट करना है। किसको? इंडिविजुअल इन सफिशिएंट नंबर्स एंड इंक्रीज देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। मींस कि आपको बंदे जो चाहिए, आपने जो स्टाफ हायर करना है, जो एम्प्लॉइज हायर करनी, जो ऑफिसर हायर करने हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट ऐसी बनानी है कि लोग, कौन से लोग? वो लोग जो कॉम्पिटेंट हो, वो अट्रैक्ट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सफिशिएंट नंबर में, कि जितने आप चाहिए, आपको 5 चाहिए, एटलीस्ट 15 तो अप्लाई करें ताकि आप शॉर्टलिस्ट भी कर सकें। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट में ऐसी बनाएं कि आप लोगों को अट्रैक्ट, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग रिक्रूटमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइज चूज। मैं सिर्फ एक पहला पहला वर्ड पढ़ रहा हूं ताकि आइडिया हो जाए कि मैं कहां पे हूं। सिलेक्शन ये है कि आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी, एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होता है, लोग एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के बाद आप क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट के बाद आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो टेस्ट, एप्लीकेशन आना, टेस्ट करना, इंटरव्यू लेना, ये सिलेक्शन है। ये 4 चीजें जो हैं, ये चारों आपने जो अभी स्टडी की स्टाफिंग के अंडर हैं। स्टाफिंग हम याद रखिएगा, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन में पढ़ लिया है, ये एचआर का काम है स्टाफिंग करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इस पूरे पैराग्राफ के अंदर 2 चीजें बताने वाली है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है कि जो आपका स्टाफ है, पहले जनरल बता रहा हूँ, जो आपका स्टाफ है आपके पास काम कर रहा है, उस जो स्टाफ आपको काम करके दे रहा है, अब वो एक करंट जॉब किए जा रहा है, ठीक है।
अब उसका हर किसी का एक टारगेट होता है सेल के अंदर कि मैंने फ्यूचर में मैंने यहाँ पहुंचना है। आज अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं डिप्टी मैनेजर हूँ, आज मैं डिप्टी मैनेजर में कह रहा हूँ मैनेजर बनूं। ठीक है, आज मैं कोई फिटर हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं फोरमैन बनूं। एक हर किसी का एक कैरियर पाथ उसने किया होता है। इस कैरियर पाथ को सपोर्ट करना भी एचआर का काम है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, अब डेवलप कैसे करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इम्प्लाई है एक जगह पर लगा हुआ है, तो उसको कैसे डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट ये है कि वो अगली जिस पोस्ट के लिए सोच रहा है उसके लिए उसको एलिजिबल तो बनाओ। तो ऐसी ट्रेनिंग एम्प्लॉय को देना है जो उसको अगली जो आप जॉब असाइन करना चाह रहे हैं, जो हायर पोस्ट की जॉब है उसके लिए आप एलिजिबल कर दे। ठीक है, या ऐसा कोई ट्रेनिंग जो लॉन्ग टर्म कंपनी को फायदा या उस एम्प्लॉय को फायदा दे, वो डेवलपमेंट है। और जो बंदा आज कोई काम कर रहा है और उसी काम, जैसे फर्ज करिए क्लर्क है और आज ही कोई ऐसी आप उसको एक एक्स्ट्रा टूल क्लर्क का ही सिखा दें, या वो जो टूल्स कर रहा था उसको उसी जैसे एमएस वर्ड है सीख रहा था, आप उसको एमएस वर्ड की ही ट्रेनिंग दे दी, एमएस वर्ड ही सिखा दिया, तो आपने उसकी ट्रेनिंग की है कि वो जो काम कर रहा है उसको बेहतर तरीके से करने लगे। प्रेजेंट काम को ही अच्छे तरीके से काम करे तो ट्रेनिंग है। फ्यूचर वाले काम को जो आप उसको अपग्रेड करना, या वो जो वो प्रमोट होके जाने वाला है या उससे आप कोई नया काम लेने वाले हैं, और उसकी अगर आप टीचिंग करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे उसके बारे में, दैट इज डेवलपमेंट। अभी आप इसको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके पास कोई इश्यू नहीं रह जाएगा। चलें जी, आ जाए अभी कैरियर प्लानिंग के ऊपर। कैरियर प्लानिंग की मैंने एग्जांपल वही आपको दे रहा था कि हर बंदे के जो टारगेट होते हैं कि मैंने जैसे सच एंड सच ईयर के बाद मैंने इतने ये बनना चाहता हूँ। ठीक है, अभी डेफिनेटली इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस, प्रोसेस मीन ऑन गोइंग में चलता रहता है, ऐसा प्रोसेस जो रुकना ना रुकने वाला है। वेयर बाय एंड जो सेट्स कैरियर गोल्स, मतलब हर किसी गोल जो सेट किए होते हैं, आइडेंटिफाइज दिस मीन्स टू अचीव देम। कैरियर प्लानिंग ये है कि टारगेट सेट करना, उनको अचीव करने का तरीका भी अपना सेट करना कि मैं इस तरीके को फॉलो करके अपना जो कैरियर है उसको सेट करना है, उसको उसके टारगेट्स अचीव करने हैं, दैट इज कैरियर प्लानिंग। कैरियर डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वो बिल्कुल वही है, और आपको भी इसमें कोई इशू नहीं है। कैरियर प्लानिंग डेवलपमेंट दोनों सेम है। ठीक है, कंपनसेशन बेनिफिट्स। कंपनसेशन इंक्लूड्स ऑल रिवॉर्ड्स दैट इंडिविजुअल रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको बोनस मिल रहा है, सही है। ये सारे फाइनेंशियल वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ना आपको पे एंड बेनिफिट जो है आपको ये कंपनसेशन, इसको कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अब जो बेनिफिट्स है ये क्या है। पे मिली आपको, आपने महीने की पे मिली आपको, बोनस भी मिल गया आपको, क्या है वो कंपनसेशन है। बेनिफिट्स क्या है, आपको हफ्ता तो छुट्टी होती होगी, पेड वेकेशन मिल रही है, सिक लीव छुट्टी, आप बीमार हो जाते हैं छुट्टी मिल जाती है, पैसे तो नहीं करते। हॉलीडेज, इसके अलावा जो गजेटेड हॉलीडे लगा लें 14 अगस्त एक्सेट्रा, ईद की हॉलीडेज, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बाज का दी होती है आप, या मेडिकल वैसी फैसिलिटी दी होती है। तो ये वाले जब कार का पेट्रोल दे रही है, गाड़ी दे दी कंपनी ने, क्या ये लो चलाओ इसको, ये बेनिफिट्स हैं आपके। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स में क्या है। नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल किया, एंजॉयमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और प्लेजेंट वर्किंग इन्वायरमेंट, क्या है समझ नहीं लगा मुझे भी, मैं आपको आसान लफ्ज में बताता हूँ कि कंपनी ने आपको एक ऐसा अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दिया है कि आपका दिल करता है मैं कंपनी में जाके बस काम करूं, मतलब दिल नहीं भरता, मतलब ऐसे कि ऐसा माहौल है कि आपका ये नहीं है कि यार कहाँ आ गया मैं काम कर रहा हूँ, मतलब थकते नहीं है एक तरह से ना, आपको अच्छा लगता है काम करना। अभी कोलीग बड़े अच्छे हैं, माहौल ऑफिस का माहौल बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ऑफिस बड़ा एसी, एयर कंडीशन एसी दिया हुआ है। ये सारी नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स हैं आपके। और एक बात, फाइनेंशियल टूर्स, फॉरेन टूर्स, आपको फॉरेन टूर को दे दिया कंपनी ने कि जाओ यार फॉरेन टूर फलां कंपनी का काम करके आओ, क्या है नॉन फाइनेंशियल अवार्ड ही है। आपने कंपनी के काम तो वैसे भी कर रहे थे, तनख्वाह मिल रही है आपको, करो जाके, लेकिन नहीं, उसका टीएडीए भी दे देती है, और जर्मनी जाओ, जापान जाओ, अमेरिका जाओ, कंपनी भेजती है। ठीक है, तो ये नॉन फाइनेंशियल अवार्ड है। एप्रिसिएशन लेटर, कोई अच्छा काम कर दिया आपने, कंपनी ने आपको एप्रिसिएशन लेटर ही दे दिया। एप्रिसिएशन लेटर काम आता है जब आप किसी दूसरी जगह जॉब स्विच करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही ना ले, अप्रिसिएशन लेटर का बहुत फायदा होता है। सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी, अब सबसे पहले हम सेफ्टी को समझ लें क्या क्या। सेफ्टी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, सेफ्टी में आता है एम्प्लॉइज को इंजरी से बचाना, काज्ड बाय वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। एम्प्लॉइज को
वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट में काम करते हुए किसी एक्सीडेंट से बचाना, ये सेफ्टी है। ठीक है। हेल्थ क्या है? हेल्थ रेफर टू द एम्प्लॉइज फ्रीडम फ्रॉम इलनेस। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम इलनेस हेल्थ है डेफिनेटली, मतलब एब्सेंस ऑफ इलनेस हेल्थ है। अब एचआर डिपार्टमेंट का क्या रोल है इसके अंदर? एचआर डिपार्टमेंट के जरिए ही सारे जो डॉक्टर्स हैं वो पैनल पे आते हैं। एचआर के डिपार्टमेंट के जरिए ही सेफ्टी की ट्रेनिंग की जाती है। मीन्स के वर्क के ऊपर आपने जब कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, कंपनी के अंदर काम करने की जो सेफ्टी मेजर्स है, उसकी सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती है, वो सेफ्टी वो एचआर डिपार्टमेंट के जरिए हो रही होती है। ठीक है। कोई भी अगर इंजरी होती है काम करते हुए, उसकी जो भी कंपनसेशन बनती है वो सारे एचआर डिपार्टमेंट ही करवा के देता है। ठीक है। और चलिए इसको बहुत फिर लेंथी हो जाएगा, अभी इसके समझाना मतलब था सेफ्टी एंड हेल्थ दोनों की मैंने एग्जांपल दे दी है। सेफ्टी से वर्क एनवायरनमेंट सेफ रखने के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग्स एम्प्लॉइज को देना कि वो सेफ रहे। हेल्थ से रिलेटेड इशू डॉक्टर को पैनल पे लेना, किस डॉक्टर को पैनल लेना, ये भी एचआर के जरिए आप रेफर होके जाते हैं। मेडिकल सेंटर करता है, लेकिन जो वर्बल जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है एचआर डिपार्टमेंट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये भी सेफ्टी हेल्थ एचआर के का एक सेक्शन है। ओ याद है, सेक्शन मैंने आपको बताना भूल गया, वो आपको बताता हूँ, आखिरी है। एम्प्लाई लेबर एम्प्लाइज और मैनेज और जो एम्प्लायर, इनके जो रिलेशन है उनको एम्प्लाई रिलेशन कहते हैं। यूनियन और कंपनी के रिलेशन को लेबर रिलेशन कहते हैं। ठीक है। मीन्स जब जब भी यूनियन की बात हो रही तो वो लेबर यूनियन करके बात होगी, और जो है ना वो ऑन द बिहाफ ऑफ जो है एम्प्लॉइज वो आके कर रही होती है, बात कर रही होती है। इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ। ठीक है, हाफ पोर्शन। आखिरी बात कंप्लीट करूंगा, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे दूसरा देखेंगे। मैंने कहा था एचआर फंक्शंस में एक डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर फंक्शन जो है या फर्दर ऑफिस वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो मैंने कहा था सिस्टम मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, वो कैसे कैसे काम करते हैं। जो मैनेजर होगा ना, जो मैनेजर हो जाए या चीफ एचआर होगा, चलो मैनेजर तक बात करते हैं। मैनेजर एचआर जो होगा ना, उसके अंडर ये सारे ये पांच के पांच ना फंक्शन काम कर रहे होंगे। अच्छा, एक असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर को ये डिपार्टमेंट दे दिया स्टाफ वाला, लैदा ऑफिस होगा, इसके पास स्टाफ भी लैदा होगा, दो तीन स्टाफ, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूँ। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर में बहुत सारी है, मैं भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो स्टाफ जो है उसमें अलहदा स्टाफिंग वाले अलहदा बैठे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग वाले अलहदा ऑफिस होता है उनके पास, स्टाफ ही तीन चार लोगों का अलहदा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये सारे फंक्शन अलग अलग ऑफिस के अलग अलग ऑफिसर्स के अंदर, एचआर ऑफिसर के अंदर अंडर होते हैं, और सारा ये सेटअप जो है ना मैनेजर एचआर के अंदर होता है। इस वजह से एक जो फंक्शन है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो भी इतना छोटा नहीं है कि जिस तरह एक डब्बे के अंदर लिख दिया है। यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए भी ऑफिस, दो दो ऑफिस एचआर के सिर्फ इसमें काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे बताऊं कि बड़ा आपको आसानी एक मतलब छोटी सी एग्जांपल देने के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहां पे सैलरी का सिर्फ अलहदा से एक सेक्शन है, सैलरी का। ठीक है, मीन्स कंपनसेशन का। और बेनिफिट्स जो बाकी मेडिकल बिल और पेट्रोल इस तरह की जो मामला वो उसके लिए अलहदा लोग बैठे हुए कि ये सिर्फ वो वाले मामला देखते हैं। तो खैर बताने का मकसद ये है कि जो एचआर जो है वो इतना छोटा नहीं है कि वो जो है एक कमरे में समा जाएगा या दो ऑफिस में समा जाएगा। तो ये अच्छा खासा ऑफिस दिया जाता है इनको, काफी सारे ऑफिस होते हैं इनके पास। चले जी, इंशाल्लाह बाकी इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह जो है सेकंड पार्ट पे हम देखते हैं। कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।